Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Sid Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCA Rules 1965. It is Rule 15, Action on Inquiry Report, and it is Part 9. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Already I have uploaded Rule 14 related to the major penalty procedure, but here actually in Rule 15 it is very important rule, action on inquiry report, and it is my part 9. Already 8 parts already I have uploaded. So definitely the session would be interesting one. Until end, try to listen the video. You can get complete information about Rule 15 of Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. So join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any doubt you are having, then you contact with me and clear your doubt. 2 Telegram channels are there. My first Telegram channel link t.me/BAPI2034 and second one t.me/ASIT2034. If you want to join my channel, then you can get notification for my upcoming videos, and systematically you can get all the videos. So now I am going to start Rule 15. It is related to the action on inquiry report, and very lucidly and very briefly I will try to explain. Rule 15 Section 1 रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, आफ्टर रिसीविंग द इंक्वायरी रिपोर्ट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एग्जामाइन्स इट. If the DA is not itself in the inquiry authority and finds that the inquiry is incomplete, some important evidence was not properly examined and clarification is required. इसमें क्या है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करने के बाद उसको एग्जामाइन वो करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. तो यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है, तो वो जब इंक्वायरी रिपोर्ट को एग्जामाइन किया एंड डिटेक्ट करेगा कि इंक्वायरी इनकम्प्लीट है, कि जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो उसको प्रॉपरली एग्जामाइन नहीं किया गया है, कि उसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए. ठीक है कि नहीं. जो इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव हुआ है, आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये डिटेक्ट कर रहा है कि इसमें इंक्वायरी में कुछ इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ एविडेंस है, चाहे वो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हो, चाहे एविडेंस रिलेटेड टू द विटनेस हो, वो प्रॉपरली एग्जामाइन नहीं किया गया है और उसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए. तो इस केस में वो रिपोर्ट को रेमिट कर देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को, फिर रिटर्न बैक कर देगा और ये बोलेगा कि रिटर्न जब करेगा वो रीजन भी देगा, रिकॉर्ड इट्स रीजन इन राइटिंग फॉर डूइंग सो, क्यों एक्चुअली वो अगेन रिटर्न किया उसका रीजन भी देगा. रीजन में यही क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो इंक्वायरी है वो इनकम्प्लीट है, कि जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसको प्रॉपरली एग्जामाइन नहीं किया गया है, कि इसमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो दैट इंक्वायरी वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंक्वायरी में इंटीग्रिटी होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोवाइड नेचुरल जस्टिस टू द चार्ज ऑफिसर. तो फिर जब केस रेमिट हो जाएगा, इंक्वायरी अथॉरिटी फिर फर्दर इंक्वायरी करेगा. जो रूल 14 का जो प्रोसीजर है वो फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके फिर फर्दर इंक्वायरी करेगा. ठीक है. तो हमारा मन में आता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हो गया तो वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा, उसमें कुछ डिफेक्ट और लैकुना डिटेक्ट करेगा, तो वो रीजन को रिकॉर्ड करेगा कि किस रीजन के वजह से एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है, किस रीजन के वजह से एक्चुअली सम इंपॉर्टेंट एविडेंस को प्रॉपरली एग्जामाइन नहीं किया गया है, फिर वो रिटर्न कर देगा. रिटर्न करने के बाद फिर उसका फर्दर इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी, फिर वही सेम रूल 14 जो प्रोसीजर है मेजर पेनल्टी प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करके फिर फर्दर इंक्वायरी होगा. ठीक है. ये 15 सबसेक्शन 1 बोल रहा है. नेक्स्ट वन 15 सबसेक्शन 2. 15 सबसेक्शन 2 में सप्लाई ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट इज मैंडेटरी. इसमें क्या है, इंक्वायरी रिपोर्ट जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाएगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको फॉरवर्ड करेगा चार्ज ऑफिसर को कि आप इसको देखो, ये रिपोर्ट है और आपका रिप्रेजेंटेशन आप दे दो.
अभी देखेंगे, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्वेंट विथ ए कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट का कॉपी चार्ज ऑफिसर को देगा, ठीक है। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इटसेल्फ कंडक्टेड द इंक्वायरी, वो खुद का रिपोर्ट देगा। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी है, वो खुद का रिपोर्ट देगा, खुद का रिपोर्ट का एक कॉपी देगा। इफ एन इंक्वायरी अथॉरिटी कंडक्टेड द इंक्वायरी, इट्स रिपोर्ट मस्ट बी सप्लाइड। तो इसमें क्या है, इंक्वायरी रिपोर्ट का एक कॉपी चार्ज ऑफिसर के पास जाएगा। यदि खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी है, वो खुद का रिपोर्ट सप्लाई करेगा चार्ज ऑफिसर को। और यदि इंक्वायरी अथॉरिटी उसको कंडक्ट किया है और रिपोर्ट सबमिट किया है, वो रिपोर्ट का कॉपी सप्लाई किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, ठीक है। और इसमें क्या है, टेंटेटिव रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट। कभी कभी क्या है, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट को एग्जामाइन करेगा और एग्जामाइन में वो फाइंडिंग से एवरी आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में जो आरोप, विभिन्न तरीके का आरोप लगा है, उसके ऊपर इंक्वायरी अथॉरिटी का फाइंडिंग है। यदि वो डिसएग्री करता है कुछ ऐसा आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर, कुछ आरोप के ऊपर, सपोज जो फाइंडिंग दिया है जो जांच अधिकारी इंक्वायरी अथॉरिटी, सपोज उसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री कर रहा है, तो वो उसका रीजन देगा कि इस रीजन के वजह से मैं इस फाइंडिंग, जो फाइंडिंग दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, मैं उसको डिसएग्री कर रहा हूं, वो भी कर सकता है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्रीज विथ एनी फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी ऑन एनी आर्टिकल ऑफ चार्ज, इट मस्ट ऑल्सो कम्युनिकेट इट्स टेंटेटिव रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन राइटिंग। तो राइटिंग में वो वहां पर रीजन देगा कि क्यों मैं डिसएग्री कर रहा हूं, फॉर व्हाट रीजन आई डिसएग्री विद द फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी ऑन दिस आर्टिकल ऑफ चार्ज। वो राइटिंग में प्रॉपरली रीजन वहां पर मेंशन करेगा, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन। जब कॉपी सप्लाई होगा चार्ज ऑफिसर को, जब चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी जो रिपोर्ट का कॉपी रिसीव करेगा, उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा। वो रिपोर्ट, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू सबमिट रिटन रिप्रेजेंटेशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट। क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट तो सप्लाई किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, तो जब चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट को रिसीव करेगा, वो उसका 15 डेज के अंदर फिर उसका रिप्रेजेंटेशन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। अच्छा, यहां पर अप्लाइज वेदर द रिपोर्ट इज फेवरेबल और नॉट, द अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन। अच्छा, यहां पर चाहे वो जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो चार्ज ऑफिसर के फेवर में है कि नहीं, वो अलग बात है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट मींस सपोज वेदर द इंक्वायरी रिपोर्ट इज फेवरेबल फॉर द चार्ज ऑफिसर और नॉट, मगर कॉपी सप्लाई होगा और उसमें अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को कि वो उसके ऊपर उसका रिप्रेजेंटेशन ओके दे देगा। चाहे इंक्वायरी रिपोर्ट चार्ज ऑफिसर के लिए फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, मगर वो उसका रिप्रेजेंटेशन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये जो 15 सबसेक्शन 2 है, ये क्लियरली मेंशन है कि इंक्वायरी रिपोर्ट का एक कॉपी सप्लाई किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोला गया है कि यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोई पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर जो फाइंडिंग दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, यदि वो डिसएग्री करता है, तो वो वहां पर प्रॉपर रीजन, ओके, प्रॉपर रीजन मस्ट बी, राइटिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड कि फॉर दैट रीजन आई डिसएग्री ओवर द फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी ऑन दिस आर्टिकल ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को। वो चार्ज ऑफिसर जब इंक्वायरी रिपोर्ट का एक कॉपी रिसीव करेगा, उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा। और यहां पर जो भी है कॉपी सप्लाई होगा, चाहे वो इंक्वायरी रिपोर्ट चार्ज ऑफिसर का फेवरेबल में है कि अनफेवरेबल में है, ये नहीं देखा जाएगा। उसको एक कॉपी सप्लाई होगा और उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप रिप्रेजेंटेशन दे दो, ठीक है। नेक्स्ट वन, 15 सबसेक्शन 3। 15 सबसेक्शन 3 में हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का
कभी कभी कुछ कुछ, इफ इट इज नेसेसरी, देन ऑल द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट सेंड टू यूपीएससी बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। पूरा रिपोर्ट यूपीएससी के पास जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का एडवाइस चाहिए। इफ इट इज नेसेसरी, यदि नेसेसरी है, यदि नीड है, सभी समय नहीं, तो यहां पर जो 15 सबसेक्शन 3 है, रूल पोजीशन देखिए, उसका बीट ए, व्हेन द कंसल्टेशन विद द कमीशन इज नेसेसरी, इंक्वायरी रिपोर्ट का एक कॉपी दिया जाएगा। और टेंटेटिव डिसएग्रीमेंट नोट में बोला था, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोई आर्टिकल, सपोज आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर जो फाइंडिंग दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, यदि वो डिसएग्री करता है तो उसका वो डिसएग्रीमेंट नोट ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। देन उसके बाद एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेशन, जो चार्ज ऑफिसर वो उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है ना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर, और जो डिसएग्री किया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो दोनों के ऊपर कमेंट किया है वो भी जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो कमेंट किया है, जैसे चार्ज ऑफिसर उसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर, फिर वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कमेंट करेगा, वो भी जाएगा। और कंप्लीट इंक्वायरी रिकॉर्ड्स, ये सब जाएगा। यदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइस चाहिए तो ये सब रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा यूपीएससी को, फिर कमीशन उसको एग्जामाइन करके एडवाइस देगा। समझ में आया? तो ये जो 15 रूल 15 सबसेक्शन 3 उसका जो बीट ए ये बोल रहा है, यदि इफ इट इज नेसेसरी कि टू नीड द एडवाइस ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां पर क्या क्या रिकॉर्ड सेंड करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। एक है इंक्वायरी रिपोर्ट देगा, यहां पर और एक बार देख लीजिए, ठीक है। इंक्वायरी रिपोर्ट देगा, इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक्चुअली सेकेंड वन, यदि वो कुछ आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर जो फाइंडिंग है, इंक्वायरी अथॉरिटी का जो फाइंडिंग है, यदि वो डिसएग्री किया है टेंटेटिवली, कुछ आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर जो फाइंडिंग दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, यदि डिसएग्री किया है, वो भी रिकॉर्ड जाएगा यूपीएससी को। फिर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप जानते हो इंक्वायरी रिपोर्ट का एक कॉपी जाएगा चार्ज ऑफिसर के पास, वो फिर रिप्रेजेंटेशन भेजेगा। रिप्रेजेंटेशन मींस कमेंट है कि रिपोर्ट के ऊपर, और जो डिसएग्रीमेंट नोट है इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर वो रिप्रेजेंटेशन देगा, और जो आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर जो फाइंडिंग दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, यदि उसके ऊपर डिसएग्री किया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो उसके ऊपर भी कमेंट कर सकता है चार्ज ऑफिसर, वो रिकॉर्ड जाएगा। और जब रिप्रेजेंटेशन, जो चार्ज ऑफिसर का रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी कमेंट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, क्योंकि इंक्वायरी अथॉरिटी रिपोर्ट दे दिया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका यदि कोई आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर डिसएग्री कर रहा है, कमेंट करके उसको रिकॉर्ड रीजन करके फिर वो दे देगा चार्ज ऑफिसर को। जब चार्ज ऑफिसर कॉपी को रिसीव करेगा 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा, फिर वो जो चार्ज ऑफिसर जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर भी कमेंट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। और कंप्लीट इंक्वायरी रिकॉर्ड्स, ये सब यूपीएससी के पास जाएगा, सो कमीशन उसको प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा और फिर उसका एडवाइस देगा, ठीक है, क्लियर। और उसमें जो रूल पोजीशन देखिए, रूल 15 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बीट बी में, यदि कमीशन का एडवाइस जो आया, फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट सप्लाई ए कॉपी ऑफ द कमीशन एडवाइस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। जो कमीशन जो एडवाइस दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एडवाइस दिया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका कॉपी, कमीशन का जो एडवाइस है उसका कॉपी, फिर गवर्नमेंट सर्वेंट मींस यहां पर चार्ज ऑफिसर, जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा है वहां पर वो चार्ज ऑफिसर जिसके ऊपर जो आरोपी है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कमीशन का एडवाइस का एक कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट को देगा, चार्ज ऑफिसर को देगा। चार्ज ऑफिसर जब वो कॉपी को रिसीव करेगा उसका 15 डेज के अंदर फिर उसका रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है, क्लियर। तो जब वो कमीशन का एडवाइस का कॉपी जब डीए भेजेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भेजेगा चार्ज ऑफिसर को, चार्ज ऑफिसर वो जो एडवाइस कॉपी रिसीव करेगा उसका 15 डेज के अंदर वो फिर रिप्रेजेंटेशन देगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन कमीशन एडवाइस, फिर वो भेजेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, ठीक है। देन आ जाएगा 15 सबसेक्शन 4, उसमें क्लियरली दिया है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन
अच्छा, दो प्रकार का रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। एक है इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर, जो चार्ज ऑफिसर है, चार्ज ऑफिसर दो प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया। एक इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर दिया जो 15 सबसेक्शन 2 में है, और कमीशंस का एडवाइस, जो कमीशंस एडवाइस दिया उसके ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन दिया, वो है 15 सबसेक्शन 3 बिट बी। ये दोनों के ऊपर वो रिप्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन किसके पास जाएगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाएगा। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइंडिंग्स, तो वो रिप्रेजेंटेशन को चेक करने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका ओन फाइंडिंग को रिकॉर्ड करेगा। दोनों रिप्रेजेंटेशन आ गया, इंक्वायरी रिपोर्ट और जो डिसएग्री किया था, जो इंक्वायरी अथॉरिटी का फाइंडिंग्स में जो डिसएग्रीमेंट था, जो रिप्रेजेंटेशन दिया चार्ज ऑफिसर, बाकी कमीशंस का एडवाइस के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन दिया, वो दोनों रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगा, एग्जामिन करेगा, और ओन फाइंडिंग्स जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फिर उसका ओन जो चार्जेस के ऊपर ओन फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, बिफोर फर्दर एक्शन ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग्स कैन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रोसीड फर्दर सच एज इंपोजिंग ए पेनल्टी, मेजर और माइनर, टेकिंग एक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर। तो इसके बाद ही वो एक्शन लेगा। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन को चेक करेगा, फिर एवरी आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर उसका खुद का फाइंडिंग्स देगा, फिर वो पेनल्टी डिसाइड करेगा कि यहां पर माइनर पेनल्टी लगेगा कि मेजर पेनल्टी लगेगा। अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये है दोनों, जो 15 सबसेक्शन 4 है, ये बोल रहा है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो चार्ज ऑफिसर का रिप्रेजेंटेशन को थॉरोली पेरियूज करेगा, थॉरोली एग्जामाइन करेगा, फिर उसका खुद का फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके का पेनल्टी लगेगा, माइनर की मेजर। ठीक है। 15 सबसेक्शन 5 में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आफ्टर कंसिडरिंग इट्स फाइंडिंग्स ऑन ऑल और एनी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज forms the opinion that any of the minor penalties specified in rule 11 clauses I to IV should be imposed। तो इसमें क्या है, वो रिप्रेजेंटेशंस को थॉरोली एग्जामाइन किया, फिर जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस उसके ऊपर वो उसका फाइंडिंग को रिकॉर्ड किया, और वो डिसाइड किया कि यहां पर मेजर पेनल्टी नहीं लगेगा, माइनर पेनल्टी लगेगा। माइनर पेनल्टी फर्स्ट 4 होता है, I to IV, यू नो, रूल 11 का जो माइनर पेनल्टीज आप देख लीजिए। यदि वो डिसाइड करेगा कि यहां पर माइनर पेनल्टी लगेगा, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हुआ, मगर अभी अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटरमाइन कर रहा है कि माइनर पेनल्टी ही लगेगा, मेजर पेनल्टी नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली वो इंपोज करेगा माइनर पेनल्टी। मगर यहां पर क्वेश्चन आता है, यहां पर तो जो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है उसको तो फॉलो नहीं किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं किया गया, ओनली मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स फॉलो किया गया, मगर अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटरमाइन किया कि यहां पर मेजर पेनल्टी नहीं लगेगा, माइनर पेनल्टी लगेगा। तो यहां पर कोई जरूरत नहीं है माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं हुआ, ये सब जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये 15(5) बोल रहा है कि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होगा, मगर यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रॉपर एग्जामाइन करने के बाद, डिटरमाइन करने के बाद डिसाइड किया कि यहां पर लोअर पेनल्टी लगेगा, माइनर पेनल्टी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां पर कोई माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग अगेन जरूरत नहीं है। ठीक है। इसका लास्ट सेक्शन देखेंगे 15 सबसेक्शन 6 में। ठीक है। तो आफ्टर कंसिडरिंग द इंक्वायरी रिपोर्ट, यहां पर मेजर पेनल्टी के ऊपर बोला है कि उसका पूरा एग्जामाइन करने के बाद यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड किया कि यहां पर मेजर पेनल्टी लगेगा, मेजर पेनल्टी का क्लॉजेस है V to IX, माने इट मींस क्लॉज 5 to क्लॉज 9 शुड बी इम्पोज्ड, तो मेजर पेनल्टी लगेगा, वो डायरेक्टली ऑर्डर पास करेगा। ओके। मगर एक बार ऑर्डर पास कर दिया कि जैसे डिसमिसल है, कि रिमूवल है, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट है, कि रिडक्शन इन रैंक है। ठीक है। तो ये जो सब जो मेजर पेनल्टीज है, वो जो एक बार वो ऑर्डर इशू कर दिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट और एक बार रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। अगेन द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू गिव रिप्रेजेंटेशन ऑन द फाइनल ऑर्डर ऑफ पेनल्टी issued by the disciplinary authority। ठीक है।
तो यहां पर बहुत इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, यदि एक बार फाइनल ऑर्डर दे दिया कि ये पेनल्टी लगेगा, ये ऑर्डर दे दिया, तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, क्लियर। अभी कुछ टाइमलाइन के ऊपर जाएंगे। एक टाइम लिमिट है फॉर पासिंग फाइनल ऑर्डर्स ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट। हम ये बोलते हैं कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो वो रिसीव करने के बाद इट मीन्स विद इन हाउ मच टाइम एक्चुअली द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट डिक्लेयर द फाइनल पेनल्टी ऑर्डर। तो उसमें दिया है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months ऑफ रिसीविंग द इंक्वायरी रिपोर्ट। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करेगा, वो उसका 3 months के अंदर वो डिक्लेयर करेगा कि कौन सा पेनल्टी लगेगा। ठीक है, क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कमीशन का, सपोज यूपीएससी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका एडवाइस लेता है, तो एडवाइस होता है, फिर रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली देगा एडवाइस के ऊपर चार्ज ऑफिसर, फिर उसको जब वो रिसीव करेगा, फिर उसका भाई एज यूजुअल एडवाइस लेने के बाद, यूपीएससी का एडवाइस लेने के बाद, ठीक है, यूपीएससी का एडवाइस लेने के बाद वो वही 3 months वो भी रहेगा वही। ठीक है, अच्छा, टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग प्रपोजल टू सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फॉर फास्ट स्टेज एडवाइस। यदि कोई यहां पर दिया है, देखिए, विजिलेंस एंगल इज इन्वॉल्व। यदि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आ रहा है कि विजिलेंस एंगल है, तो फर्स्ट स्टेज एडवाइस लिया जाएगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगा, ये डिटेक्ट होगा कि कुछ विजिलेंस एंगल है, तो जब रिपोर्ट आ जाएगा उसका विद इन 1 month, उसका 1 month के अंदर सीवीसी को भेजा जाएगा फर्स्ट स्टेज एडवाइस के लिए। यहां पर दिया है फॉर फर्स्ट स्टेज एडवाइस विद इन 1 month, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गया और उसमें कुछ एंगल है कि विजिलेंस एंगल है, तो इमीडिएटली उसका जब रिपोर्ट आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसका 1 month के अंदर ओके सीवीसी को मांगा जाएगा फर्स्ट स्टेज एडवाइस। यदि विजिलेंस एंगल नहीं है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गया मगर विजिलेंस एंगल नहीं है, तो इमीडिएटली उसको विद इन, फिर अगेन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आ जाएगा उसका 1 month के अंदर उसको भेज दिया जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ये भी 1 month है। यहां पर देखिए, द केस शुड बी सबमिटेड टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर टेकिंग ए डिसीजन टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर CCA rules 1965 within 1 month from the date of receipt of the investigation report। क्लियर, ये 2 टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा, यहां पर और एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि टाइम लिमिट टू इशू चार्जशीट आफ्टर डिसीजन टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अभी क्या है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑलरेडी हैज टेकन डिसीजन कि यहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। जब वो डिसीजन ले जाएगा तो उसका कितना दिन के अंदर एक्चुअली चार्जशीट इशू होगा, चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट जो आरोप पत्र इशू होगा वो विद इन 1 week। जब एक बार डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड कर दिया कि यहां पर इनिशिएट होगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जब डिसाइड कर दिया तो उसका 1 week के अंदर चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट दे दिया जाएगा। यहां पर दिया है, द चार्जशीट शुड बी इशूड टू द चार्ज ऑफिसर विद इन 1 week फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का डिसीजन दे दिया कि यहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा और वो कॉपी रिसीव हो गया, तो जब कॉपी रिसीव हो जाएगा कि क्या कॉपी रिसीव होगा ना, जिस कॉपी में क्लियरली मेंशन है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोल दिया इसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, तो उसका 1 week के अंदर चार्जशीट इशू होगा चार्ज ऑफिसर को। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर सीकिंग सेकेंड स्टेज एडवाइस ऑफ सीवीसी और यूपीएससी। सेकेंड स्टेज एडवाइस यदि चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगेन द केस शुड बी सेंट टू सीवीसी और यूपीएससी अगेन विद इन 1 month, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ज ऑफिसर ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट। यदि इंक्वायरी
रिपोर्ट के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज एडवाइस, देखिए ये प्रोसेस है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट जब आ जाएगा, वो भेजेगा, सप्लाई करेगा चार्ज ऑफिसर को कि आप रिप्रेजेंटेशन दे दो। यदि एडवाइस लिया जाएगा सीवीसी और यूपीएससी का, उनको भेजा जाएगा, फिर उनका एडवाइस आएगा। उनका एडवाइस आने के बाद फिर डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका कॉपी भेजेगा, कमीशन का कॉपी चार्ज ऑफिसर को कि आपका रिप्रेजेंटेशन दे दो। फिर वो रिप्रेजेंटेशन दे दिया। जब रिप्रेजेंटेशन कमीशन का फर्स्ट एडवाइस के ऊपर दे दिया और उसको डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिसीव किया, और यदि सेकंड स्टेज एडवाइस चाहिए तो फिर 1 मंथ के अंदर सेकंड स्टेज एडवाइस के लिए भेजा जाएगा, चाहे सीबीसी और यूपीएससी हो। ठीक है। और लास्ट वन, टाइम लिमिट फॉर कंक्लूडिंग मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। एक्चुअली मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का कंक्लूजन का जो टाइम लिमिट है, आपको देखा होगा जिस डेट में चार्जशीट इशू होता है, यहां पर देखिए मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 18 मंथ्स। कि 18 मंथ्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद इन 18 मंथ्स, ये 18 मंथ्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ना? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चार्जशीट। जिस डेट में चार्जशीट इशू हुआ, आरोप पत्र इशू हुआ चार्ज ऑफिसर को, उसी से आप काउंट कर लो 18 मंथ्स के अंदर पूरा मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होगा। ठीक है। जिस डेट में चार्जशीट इशू होगा, ओके, उसी से आप काउंट कर लो 18 मंथ्स के अंदर पूरा जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है उसको कंक्लूड होगा। ठीक है। तो ये मेरा 9th पार्ट था। फिर जो नेक्स्ट रूल 16 जो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है, उसका क्या स्टेप्स है, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।